Hello viewers, once again welcome back in our new video. In this video we'll discuss one of the important topic and I'm sure this topic will be important for everyone. So guys, today's topic is how to seek stay order from income tax department. आयकर विभाग से stay order कैसे प्राप्त करें? Guys, I will explain this topic. So guys, as we already know, income tax return. What is income tax return? तो इन सम केसेस इट इज़ फाउंड सम केसेस मतलब क्या, सम केसेस मतलब जो मनी वैल्यू ज़्यादा है, द केस विच हैज़ मोर मनी वैल्यू, हाईली मनी वैल्यू, तो उस केस में इनकम टैक्स या आयकर विभाग क्या करता है, वो थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेता है. व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ एसएससी, वो व्हाट इज़ द रिसोर्स ऑफ मनी ऑफ दैट एसएससी. तो अगर वो इन्फॉर्मेशन जो कि थर्ड पार्टी से लिया है वो इनकम टैक्स रिटर्न में वो अगर डिस्क्लोज है, then it is a very good thing for SSC. If not, then here the big trouble stand for that SSC. तो क्या बिग ट्रबल होगा, उसको हम लोग कहते हैं एस्केप इनकम असेसमेंट. तो उसको मनी वैल्यू रहता है, वो मनी वैल्यू में वैल्यू आता है, तो ऐसा लग सकता है एसएससी को वो मनी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है, ये एस्केप इनकम असेसमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो अपील दर्ज करेगा, फाइल करेगा. वैसे अपील का नाम है CIT अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. पर क्या वो रिकवरी होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा. उस रिकवरी को बंद करने के लिए एक तो स्टे ऑर्डर लगता है. वो स्टे ऑर्डर हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाउ टू सीक या हाउ टू रिसीव सीक ऑर्डर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आयकर विभाग. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. Hello viewers and students of AITCS. Welcome to our AITCS official channel. आज के वीडियो सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्टे ऑर्डर कैसे प्राप्त करें. हाउ टू सीक स्टे ऑर्डर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. वाई स्टे ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, क्यों हमको स्टे ऑर्डर लेना पड़ता है. एज वी नो दैट वेन एवर एनी assessee or taxpayer files income tax return, the return is being assessed by the income tax department. जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी असेसमेंट करता है और अपने तरीके से एक असेस्ड वैल्यू डिराइव करता है कि उस इनकम पर कितना टैक्स होना चाहिए. Income tax department also tries to find out whether the return which has been disclosed in the return, the income which has been disclosed in the return is correct or not. कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रहता है. बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो असिस्ट. सो दिस topic we shall start with a live example. अपने क्लाइंट का अगर एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूं तो इसमें क्या है, मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा था एंड इन इनकम टैक्स रिटर्न ही हैज़ डिस्क्लोज्ड taxable income, for example rupees 2 lakh, but after that there was a investigation from the Directorate of Investigation Income Tax. इन्वेस्टिगेशन करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला कि there is a huge deposit of cash in the current account of the company during the demonetization period. जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय नोटबंदी के 2 महीनों में there was a abnormal cash deposit. ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन विंग को पता चली. इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने ये इंफॉर्मेशन दिल्ली पहुंचाया एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट फ्रॉम द दिल्ली द केस हैज़ बीन रिकमेंडेड टू ओपन.
जबकि क्लाइंट ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया था, उस रिटर्न पर असेसमेंट हो गया, असेसमेंट ऑर्डर निकला, देयर वाज ए मिनिमल डिमांड, 600-700 रुपया डिमांड आया था, क्लाइंट ने उसको भर दिया। क्लाइंट सोचा कि अब हम रिलैक्स हैं बिकॉज असेसमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, अब दूसरा कोई ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन अचानक उनके पास एक नोटिस आया, एंड इन दैट नोटिस इट वाज रिटन दैट देयर इज ए स्पेशल इनपुट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बेस्ड ऑन इनपुट वी वांट टू रीओपन योर केस। हम अपने केस को फिर से रीओपन करना चाहते हैं, और केस रीओपन का बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने डीमोनेटाइजेशन के समय, नोटबंदी के समय ह्यूज अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट में जमा किया। क्लाइंट हैज़ रिप्लाइड प्रॉपरली, क्लाइंट हैज़ गिवन देयर एविडेंस, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं माना। तो उसने इसको एस्केप असेसमेंट किया। एस्केप असेसमेंट का मतलब होता है कि आपने अपने इनकम के सोर्स को छुपा लिया है और रिटर्न में उसको नहीं दिखाया। जब आप आपके बैंक में जमा की हुई राशि पर उसके सोर्स का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हो, देन it is called undisclosed income. When there is a abnormal deposit or when there is a abnormal withdrawal from your bank account for which you are unable to provide the sufficient reason, or the reason provided by you is not satisfactory to the assessing officer, income tax officer, that income is treated as unjustified, undisclosed, unexplained credit to the account। तो इस तरह की जो इनकम होती है जिसके आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हो कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया जो आपने बैंक में जमा किया, या बैंक से जो पैसा आपने विड्रॉ किया उसको कहाँ कहाँ खर्च किया, इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन अगर कोई टैक्स पेयर, कोई असेसी नहीं दे पाता है, तो अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन क्रेडिट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर के तौर पर इसका असेसमेंट होता है, एंड दैट अमाउंट इज एडेड बैक टू द इनकम। इसको आपकी इनकम मान लिया जाता है और ये टैक्स होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका टैक्स रेट नॉर्मल स्लैब की तरह नहीं है। अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्स रेट स्पेशल है और टैक्स रेट नियर अबाउट 75% है। आपकी जितनी भी अनडिस्क्लोज इनकम है दैट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 75%। मेरे क्लाइंट के केस में यही हुआ। उनका बहुत बड़ा अमाउंट बैंक में जमा था, एंड द इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन गिवन बाय माय क्लाइंट हैज बीन रेटेड अनसेटिस्फैक्टरी। ई असेसमेंट प्रोसीडिंग हुई, केस रीओपन हुआ, फेसलेस सिस्टम में उसकी सुनवाई हुई और उसका एक असेसमेंट ऑर्डर निकला। उस असेसमेंट ऑर्डर में टोटल डिमांड वाज अराउंड ₹3 करोड़। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी को अगर इनकम टैक्स की नोटिस मिले और उस इनकम टैक्स नोटिस में ये बात लिखी हो कि आपको 3 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, व्हाट शैल बी द सिचुएशन। कोई भी बड़ा सा बड़ा बिजनेस हो, बिग कॉरपोरेट हाउस हो, 3 करोड़ की डिमांड सुनकर परेशान हो जाएगा।
इन माई क्लाइंट केस ऑल्सो वो परेशान हो गया, 3 करोड़ की डिमांड के अगेंस्ट में उसने अपने सीए से अपील फाइल करवाया। द फर्स्ट अपील which is required to file before the court of the Commissioner of Income Tax Appeal. तो CIT appeal is the first appellate court. फॉर्म नंबर 35 वो अपील आपको ऑनलाइन फाइलिंग करनी पड़ती है थ्रू द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। अब मेरे क्लाइंट ने वो अपील फाइल कर दिया। इसके बाद लोकल जुरिडिक्शन असेसमेंट हुआ था फेसलेस दिल्ली से। लोकल जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो एक नोटिस भेजा कि आपका 3 करोड़ रुपया ड्यू है, बकाया है, आप उसको पेमेंट करो। अगर आपने इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की है तो 20% डिमांड, 3 करोड़ का जो 20% है वो जमा करो। जमा करने के बाद बाकी अमाउंट की रिकवरी प्रोसीडिंग हम नहीं करेंगे। लोकल ITO हैज़ इशूड अ नोटिस ऑफ डिमांड एंड इन दैट नोटिस इट इज क्लियरली रिटन दैट ₹3 करोड़ हैज़ बीन demanded from you which is not yet paid. And in that notice it was clearly written that if you have preferred any appeal before the CIT, Commissioner of Income Tax, then please pay 20% of the demanded amount, the rest amount will be stay. अब ये वीडियो का मकसद यहीं से शुरू होता है कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए हमको क्या करना है। इस केस में, ये केस जब मेरे पास आया तो मैंने लॉगिन करके देखा कि CIT अपील तो फाइल हुई थी लेकिन कोई भी स्टे पिटीशन नहीं लगा था। इफ़ यू हैव केम अक्रॉस सच अ सिचुएशन वेयर द असेस्ड डिमांड इज unreasonably high and you have preferred an appeal before the CIT or ITAT, Income Tax Appellate Tribunal, then your recovery proceeding shall not be stayed automatically. अगर हम ये सोचे कि हमारा डिमांड आया था, हमने उसके अगेंस्ट में अपील CIT कोर्ट में कर दी है, तो लोकल जुरिडिक्शन ITO रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं करेगा, कोई क्वाइटसिव एक्शन नहीं लेगा। क्वाइटसिव एक्शन मीन्स थ्रेट। इनकम टैक्स ऑफिस से फ़ोन आता है, आप अमाउंट जमा कर दो, नहीं तो हम बैंक अकाउंट को सीज कर देंगे, आपके फ्लैट को सीज कर देंगे, एट्सेट्रा। So this is the coercive action which is taken by the income tax officer for the recovery of the demanded amount. तो आपको क्या करना है, अपील फाइल करने के साथ साथ या अपील फाइल करने के 30 डेज के भीतर आपको स्टे पिटीशन भी फाइल करनी पड़ेगी। स्टे पिटीशन हैज़ नॉट एनी स्पेसिफाइड फॉर्मेट। कोर्ट में जैसे हम स्टे पिटीशन फाइल करते हैं ठीक उसी तरह स्टे पिटीशन एक प्रिपेयर करेंगे। उस स्टे पिटीशन में किसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ था, ऑर्डर नंबर, फैक्ट ऑफ द केस, कितना अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी डिमांड हुआ है, और रीजन भी लिखेंगे। रीजन ये लिखेंगे कि व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ रिकवरी प्रोसीडिंग इज नॉट स्टे। अगर वो डिमांड की हुई अमाउंट की वसूली आपसे की जाती है तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम स्टे पिटीशन में लिखेंगे। अब
स्टे पिटीशन दो जगह हम फाइल कर सकते हैं। पहला, लोकल जो इनकम टैक्स ऑफिसर है हु इज गिविंग थ्रेट फॉर द कोएर्सिव एक्शन, उसके पास स्टे पिटीशन को जमा करेंगे। द ऑफिसर इज बाउंड टू डिस्पोज दैट स्टे पिटीशन as early as possible within 2 weeks, ऐसा लॉ में प्रोविजन है। बट रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। इन माई केस, माई क्लाइंट हैज प्रिफर्ड अ स्टे पिटीशन आफ्टरवर्ड बिफोर द इनकम टैक्स ऑफिसर, local jurisdiction from where the threat of coercive action was being given। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद स्टे पिटीशन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप वो स्टे पिटीशन लोकल जुडिक्शन आईटीओ के पास दे सकते हो, या वो स्टे पिटीशन आप सीआईटी अपील जो फर्स्ट कोर्ट है इनकम टैक्स की, उसमें भी दे सकते हो। नाउ आफ्टर स्टे पिटीशन देयर इज वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि स्टे पिटीशन के साथ साथ आपको 20% ऑफ डिमांड अमाउंट जिसके अगेंस्ट में आपने अपील की है उसको भी जमा करना पड़ेगा, एंड प्रूफ ऑफ द डिपॉजिट इज टू बी सबमिटेड बिफोर द लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर। तब बैलेंस अमाउंट की रिकवरी आपकी अपील डिस्पोजल होने तक, आपकी अपील की सुनवाई होने तक स्थगित रहेगी। द बैलेंस अमाउंट विल बी स्टे। अगर छोटा अमाउंट है, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आदमी टैक्स पेयर असेसी उसको जमा कर देगा एंड बैलेंस अमाउंट स्टे हो जाएगा। लेकिन 3 करोड़ डिमांड का 20% अराउंड 60 लाख रुपीस। अब ये बताइए 60 लाख रुपीस जमा करना पड़ेगा केवल स्टे ऑर्डर लेने के लिए कि बैलेंस 2 करोड़ 40 लाख shall not be recovered until appeal which is pending before Commissioner of Income Tax is disposed of। 60 लाख रुपया अगर गवर्नमेंट को जमा दे तो हो सकता है कि उसके पास और कोई वर्किंग कैपिटल ही ना बचे जिससे कि वो अपना बिजनेस कर सके। हियर बिजनेस विल collapse। Is it really a rule? Is it really a income tax provision कि आपको 20% प्री डिपॉजिट देना ही पड़ेगा फॉर द स्टे ऑफ द अनजस्टिफाइड डिमांड? If you study the Bayer Act of the Income Tax Law, then you will find that there is no such provision under the CIT appeal chapter। तो ये 20% प्री डिपॉजिट कंसेप्ट कहाँ से आया? दिस कंसेप्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड through the office memorandum of income tax department। income tax department 1996 long dated back फाइनेंस मिनिस्टर से ये अप्रूवल लिया था कि जितना भी असेसमेंट ऑर्डर होता है टैक्स पेयर उसके अगेंस्ट अपील में चला जाता है एंड रेवेन्यू इज स्टक। फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, आप अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दो, लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दो कि जिन्होंने भी फर्स्ट अपील सीआईटी कोर्ट में फाइल की है
उसका 15% डिस्प्यूटेड अमाउंट पहले जमा करेगा, तब उसकी बैलेंस की रिकवरी नहीं होगी। Based on the instruction given by the income tax department through office memorandum, local income tax officer started to recover the due amount. फोन करने लगे, 15% दिया तो दिखाओ, नहीं तो पूरा का पूरा अमाउंट हम लेंगे, तुम्हारे बैंक को हम फ्रीज करेंगे, तुम्हारे फ्लैट को हम फ्रीज करेंगे। ये 15% अमाउंट जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया था, देयर वाज अ सर्टेन कंडीशन, उसमें ये कंडीशन भी लगाया था कि व्हेन देयर इज ए पिच्ड असेसमेंट। पिच्ड असेसमेंट मतलब जहां रिटर्न में डिस्क्लोज किया गया इनकम, असेसमेंट ऑर्डर में जो आया है वो दुगना है, 4 गुना है, 5 गुना है, दैट इज कॉल्ड पिच्ड असेसमेंट। हमने इनकम टैक्स रिटर्न में बताया कि हमारा टैक्सेबल इनकम 1 लाख रुपया है, असेसमेंट में होके आया 6 लाख, इट इज हाईली पिच्ड असेसमेंट। तो इंस्ट्रक्शन में ये बोला गया था, इन केस ऑफ हाईली पिच्ड असेसमेंट देयर शैल बी नो रिकवरी ऑफ द असेस्ड अमाउंट, ड्यू अमाउंट, इफ एनीवन हैज प्रिफर्ड फर्स्ट अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ द CIT अपील टिल द अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। बाद में गवर्नमेंट को समझ में आया इससे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस हो रहा है, सब अपील में चले जा रहे हैं, अपील 3 साल 4 साल चल रहा है। तो बोला कि नहीं, अब आप 15% नहीं, अब आप 20% रिकवर करो। बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। दे आर टेकिंग अ कोएर्सिव एक्शन, नहीं तो बोल रहे कि 20% जमा करो, उसके बाद आओ, बात का स्टे हम दे देंगे। Whenever there is a stay petition filed before the income tax officer, they are simply rejected। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तो ऑफिस मेमोरेंडम है। एंड टू द सैड साइड ऑफ द स्टोरी, CIT अपील इज ऑल्सो रिजेक्टिंग दैट स्टे पिटिशन। CIT अपील भी बोल रहा है कि देयर इज ए ऑफिस मेमोरेंडम, there is a instruction from the income tax department CBDT Central Board of Direct Taxes कि अगर किसी ने फर्स्ट अपील प्रीफर किया है अगेंस्ट द हाई पिच्ड असेसमेंट, 20% पहले जमा करो, देन बैलेंस 80% की रिकवरी स्टे ऑर्डर लेके जाओ, तुम्हारी रिकवरी नहीं की जाएगी, वसूली नहीं की जाएगी, कोएर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा अनटिल द अपील इज डिस्पोज्ड। 20% अमाउंट ही 60 लाख है, 70 लाख है, तो वो कहाँ से वो जमा करेगा। द लॉ इज टोटली डिफरेंट इन प्रैक्टिकल। In this case also the taxpayer is not going to receive any relief from the local income tax officer, उसकी स्टे पिटीशन खारिज हो जाएगी। CIT appeal, which is the first step of the appellate in income tax department, उनके पास पावर है स्टे पिटीशन ग्रांट करने की, बट इन सम केसेस दे आर ऑल्सो बाइस्ड। वो भी बोलते हैं 20% नहीं जमा होने से स्टे पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। इन दिस केस द ओनली रेमेडी लेफ्ट विद द aggrieved taxpayer to file appropriate writ before the Honorable High Court। हाई कोर्ट को छोड़ करके आपको इस केस में कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। इवन यू प्रीफर स्टे पिटीशन बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT, there is a very few chance to receive stay order without deposit of 20% of demanded amount। अगर आप थ्रू रिट पिटीशन रेस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट में जाते हो एंड देयर यू आर्गू, देयर यू प्रे कि अगर ये 20% डिपॉजिट हमें जमा करना पड़ा
then my business will collapse, because high pitched assessment की 20% is itself a huge amount. अगर ये पूरा का पूरा अमाउंट स्टे नहीं हुआ, then there shall be no chance of survival. Business will be collapse. I shall not be able to do business, and this is the clear-cut violation of my fundamental right. कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सभी को बिजनेस करने का अधिकार है, एंड दिस इज द फंडामेंटल राइट. एंड थ्रू दिस ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इंस्ट्रक्शन दिया है, इट इज़ नॉट एम्बेडेड इन द एक्ट. ये कानून की कोई धारा ही नहीं है. इनकम टैक्स कानून में बोला ही नहीं गया है कि 20% आप जमा करो, उसके बाद आपकी रेस्ट अमाउंट जो है स्टे होगी. ये पूरा का पूरा चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक इंस्ट्रक्शन पर चलता है, एंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द CBDT कैन नॉट टेक प्लेस लॉ. अगर ये सही में अगर ऐसा बात होता तो गवर्नमेंट शुड फर्स्ट पास नोटिफिकेशन और उसको इनकम टैक्स में प्रॉपरली एक सेक्शन में इंसर्टेड करती, देन इट इज़ इन्फोर्सेबल. इनकम टैक्स का ऑफिस मेमोरेंडम, इनकम टैक्स का इंस्ट्रक्शन इज बाइंडिंग ओनली द ऑफिसर्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. उनका ये इंस्ट्रक्शन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील पर भी बाइंडिंग नहीं है, बट इन सम केसेस ऑल्सो CIT इज नॉट गिविंग एनी रिलीफ टू द टैक्स पेयर. तो इस केस में जहां आपका हाई पिच्ड असेसमेंट हो गया है and you are unable to pay the 20% of the demanded amount for getting the stay order, उस केस में मेरी एडवाइस यही है कि पहले आप लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर के पास स्टे पिटीशन करो. अगर वो स्टे पिटीशन को रिजेक्ट करता है, देन अप्रोच टू द हाई कोर्ट, और यू शुड प्रीफर अ स्टे पिटीशन बिफोर द CIT अपील. अगर वहाँ से भी आपकी अपील रिजेक्ट होती है तो गो फॉर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से नीचे आपको स्टे पिटीशन नहीं मिलने वाली है. सो स्टूडेंट्स, बिफोर कंक्लूडिंग ऑफ द वीडियो सेशन, let us recall the provision once again. If there is any high pitched assessment and the taxpayer wants to prefer an appeal, then he has to make a first appeal before the CIT in form number 35 within 30 days from the date of the communication of the notice. After filing of the CIT appeal or along with the CIT appeal, file stay petition. If your client or if the taxpayer is able to deposit 20% of the demanded tax, then pay the 20% of the demanded tax and inform the local income tax officer that I have preferred an appeal and filed 20% pre-deposit. Rest amount will be stayed. अगर आप 20% देने के काबिल नहीं हो, then also you prefer a stay petition, और स्टे पिटीशन में आप ये लिखो कि 20% देना मेरे बस की बात नहीं है. अगर 20% मैं दे देता हूँ, then my business will be collapse. Let the stay petition rejected, naturally that will be approach to the respective high court through writ jurisdiction, और वहाँ पे आप प्रेयर करो, kindly allow to stay the recovery of the disputed amount without pre-deposit of the 20%. So students, hope that you have understood the topic. If anyone has similar cases where coercive action is being received from the income tax officer, तब आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हो. I shall always ready to help you. If anyone wants to take income tax, GST, TDS, e-filing training with us, please write for the prospectus in the description box where mobile number is given. Thanks for watching.